नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं राष्ट्रीय कवि, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री सत्यनारायण सत्तन जी। सत्तन जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी के भीतर। गुरु जी, आपके बाल्यकाल की बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता का क्या नाम है, किस तरह से आपकी परवरिश हुई है? मेरे पूज्य पिताश्री जी छुट्टन उस्ताद के नाम से विख्यात थे, छोटे लाल जी शर्मा जी। मेरी माता कुंजलता देवी जी। मेरे पिता शास्त्र जी, कविता, मल्ल विद्या जी, इन तमाम विधाओं के निष्णात पंडित थे और वो एक बजरंग दल व्यायामशाला को चलाते थे। गुरु मोहन सिंह जी और ब्रजलाल उस्ताद के अखाड़े से उनके संपर्क रहे जी। मैं उनके यहाँ पर मुझे जन्म प्राप्त करने का सौभाग्य हुआ। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत लाड़ प्यार, स्नेह दुलार से प्यारा। मेरे पिताश्री जो थे वो होलकर राजा के यहाँ पर, तुकोजी राव महाराज के यहाँ पर पहलवानों में नौकर थे। क्या बात है। वहाँ पर पहलवानी बेड़े में जो पहलवान रखे जाते थे उनमें उनका वो पहलवानी बेड़े के बिल्कुल होलकर कालीन कुश्ती का जो एक इतिहास रहा है। कुश्ती का एक इतिहास है इंदौर नगर का, क्योंकि कुश्ती की परंपरा इंदौर नगर की बहुत प्राचीन रही है और यहाँ पर बहुत अच्छे पहलवान और बहुत अच्छे उस्तादों की गणना हुई है। और इस नगर ने, इस इंदौर शहर ने अपनी पहचान खड़ी की है कोल्हापुर तक। क्या बात है। मेरा जन्म जो है उस परिवार, ब्राह्मण परिवार में हुआ और मेरे माता पिता जो थे निष्णात भक्तिमती भावनाओं से जुड़े हुए थे जी। उनका कला से, संगीत से, कुश्ती से क्या बात है, सीधा सीधा संबंध था। मेरी भक्तिमती माता जो थी वो आधार स्तंभ रही मेरे हृदय में भगवान राम के प्रति आधार स्थापित करने में जी। बाल्यकाल से ही उनका स्नेह और अभिवादन मुझे मिला। क्योंकि मेरे पिताजी एक पार्टी चलाते थे जिसका नाम था शर्मा पार्टी और वो राम दंगल में गीतों की परंपरा का निर्वाह करती हुई रन करती थी जी। उस पार्टी में उनके सैकड़ों शिष्य थे जी। उन शिष्यों, वो कविता को लेकर के होता था और तत्काल वो इतने बड़े आशु कवि थे कि इधर एक आदमी कविता पढ़ रहा है, वो उसका जवाब लिख करके तत्काल प्रेषित कर देते थे और तत्काल ही उसका सवाल भी कर लेते थे। अद्भुत। तो उनकी आशु कविता का जो अंश है, शुक्र संभूत भाव जी। कविता का मुझ में आया जी। पहलवानी का जो प्रश्न था वो आया। क्या बात है। शस्त्र कला जो उनके पास थी वो आई मुझे, मेरे पास। मैंने शस्त्र कला का संचालन किया जी। और जब रहा प्रश्न काव्य का, जी। जीवन यापन के लिए मैं अध्यापक रहा जी। अध्यापक की नौकरी भी की मैंने जी। और अध्यापक की नौकरी करते हुए अपनी जीवन की गाड़ी को चलाया। जी। जिस तरह देखा जाता है कि आपने पिता के जितने भी गुण थे, पिता जितने बहुमुखी प्रतिभा के धनी आपने बताया, कहीं ना कहीं हर गुण को अपने भीतर समेट लिया और कहीं ना कहीं आज भी पिता के अंदाज में जीते हुए दिखाई देते। भले फिर काव्य की बात हो, शस्त्र कला की बात हो, कुश्ती की बात हो या फिर अध्यात्म और शास्त्र की बात हो, सभी जगह अपने आप को आपने फिट कर लिया। कहीं ना कहीं कमी देखा जाता है कि पिता जिस कर्म को करते हैं, पिता जिस विधा में महारत हासिल करते हैं, उन सभी विधाओं में आपने स्वयं ने महारत हासिल की और इंदौर की माहिल्या की नगरी में एक महारथी बतौर पहचाने जा रहे हैं। स्कूलिंग की बात करना चाहेंगे, आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ है? शुक्र संभूत गुणों का संतान में आना, माता पिता के द्वारा दिए हुए जो शुक्र संभूत गुण होते हैं उनका संतान में आना नितांत अपेक्षित होता है। वही उसकी वंश की पहचान होती है, वही उसकी वंशावली भी होती है और वही उसके खानदान के बारे में चमकदार रोशनी की तरह समाज के सामने आती है जी। ठीक है, मेरे माता पिता जिन कर्म को करते थे उन कर्मों का निर्वाह करना तो संतान का दायित्व है, तभी तो जाकर के खानदान निर्मित होता है। बिल्कुल सही। वंशानुक्रम निर्मित होता है और उस निर्मिति को लेकर के मैंने अपना काम किया। मेरा सारा का सारा जो एजुकेशन है वो सरकारी है। बिल्कुल। एक बार मैं 1 साल के लिए मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था जी। फिर वहाँ पर नहीं जमा मुझे
कुछ घटना ऐसी हुई तो वो वैष्णव विद्यालय का विद्यार्थी रहा मैं। उसी वैष्णव विद्यालय में मैंने 14 वर्ष तक अध्यापन भी किया। क्या बात है। तो और 14 वर्ष तक अध्यापन करने के बाद 1980 में मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इंदौर 1 से चुनाव लड़ा। बिल्कुल सही कहा। मैंने 6 साल सरकारी नौकरी की जी। और 14 साल असरकारी नौकरी की। क्या बात है। सरकारी और असरकारी नौकरी के बीच में करीब करीब इन 20 सालों में मैंने हजारों विद्यार्थियों के संपर्क का लाभ पाया। उनका स्नेह, प्रेम, प्यार और दुलार आज भी मुझे उस रूप में प्राप्त होता है। क्या बात है। रोटी रोजी का साधन अध्यापन रहा जी। कविता रही, बिल्कुल। काव्य पाठ करने का माध्यम रहा जी। कुश्तियाँ लड़ा मैं जी। दंगल लड़े मैंने, बिल्कुल। शस्त्र कला का प्रदर्शन किया। जो मुझे शुक्र संभूत गुण मिले थे, बजरंग दल व्यायामशाला का संचालन करते करते, कुश्तियाँ लड़ते लड़ते, काव्य साधना करते करते मैं राजनीति में रुचि लेता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 13 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बन गया था। तब से लगा करके आज तक मैं उसी स्थान पर अपने आप को व्यवस्थित पाता हूँ। वही जनसंघ और वही आरएसएस मेरे जीवन का उपक्रम बना रहा। मैं किसी अन्य धांधलेबाजी में जाना पसंद नहीं करता। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से देखा जाता है गुरुजी, कहीं ना कहीं आपका एक व्यक्तित्व अलग से सिमटा हुआ सा नजर आता है। कहीं ना कहीं आपके सिद्धांत केवल आपसे चर्चा भर कर लो और आपके नाम का स्मरण भर कर लो तो भी झलक उठते हैं कि कहीं ना कहीं आपने जो अपना एक दायरा मेंटेन कर रखा है, आप सत्य की राह पर दिखाई देते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम को जीते हैं। किस तरह के मूल मंत्र हैं आपके जीवन के? सत्य समान धर्म नहीं दूजा। संसार में आप किसी भी धर्म को मानो, ईसाई को हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, शुद्ध सनातन वैदिक धर्मावलंबी हो, कोई सा भी धर्म हो, जैन समाज के हो, कोई सा भी धर्म हो आपका, लेकिन उस धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत जो है वो सत्य है। बिल्कुल, मानव धर्म का भी जीवन का सारा आधार सत्य है। सृष्टि का सारा आधार सत्य है और सत्य से बड़ा संसार का कोई भी धर्म नहीं है। संसार के सारे धर्म अगर किसी बात को निरूपित करते हैं तो वो सत्य को निरूपित करते हैं। तो सत्य की अवहेलना करने वाले जो लोग हैं अपने जीवन में कभी भी यशस्विता की प्राप्ति नहीं करते। वो बदनामी की कगार पर जाते हैं या पतन के राह पर ही जाकर के उनका समापन हो जाता है। बिल्कुल गुरुजी, आपने काफ़ी लेखन भी किया अपने जीवन में, बहुत सारी बुक्स लिखी हुई और लगातार ऐसे विषयों पर लिखी है जिसे कई बार व्यक्ति सोच भी नहीं पाता। पढ़ना और लिखना तो दूर की बात है। वो कौन कौन सी किताबें खासतौर से जो आपके द्वारा लेखन के माध्यम से समाज को समर्पित की गई है? देखिए, लेखन का जहाँ तक सवाल है, परिस्थितिजन्य लेखन होता है। साहित्य का सनातन लोकोपयोगी है और जो है कालजयी साहित्य होता है। तो कालजयी साहित्य के सृजेता जो होते हैं वो मनीषी होते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी जिसका मन मालव गीत संग्रह, उसमें विभिन्न किस्म के गीत हैं, श्रृंगार के भी गीत हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के भी गीत हैं और उन गीतों में पावस प्रकृति का भी वर्णन किया गया। इस धरती, इस मिट्टी को प्रणाम करते हुए इस मिट्टी के नाम पर ही उस पुस्तक का नाम मन मालव रख करके मैंने उसे प्रकाशित किया। दूसरी मेरी पुस्तक है, मैं स्वदेश अखबार में कालम लिखा करता था। स्वदेश में माननीय आदरणीय श्रद्धेय मामा माणिकचंद जी वाजपेयी, क्या बात है जी, जब वहाँ पर संपादक थे तो मैं उनसे जुड़ा हुआ था। उन्होंने 3 कालम मुझसे लिखने के लिए आग्रह किया और मैं तीनों कालम लिखता रहा। एक कालम था वतन की राह में, दूसरा कालम था देख कबीरा रोया और एक तीसरा कालम था टूटी कलम से झूठी बातें। ये टूटी कलम से झूठी बातें का जो कालम था वो माननीय रस्तोगी जी के समय में शुरू हुआ था। माननीय रस्तोगी जी स्वदेश के
इंदौर स्वदेश के पहले संपादक थे। उसके बाद मामा जी आए और मामा जी ने उसका उन्नयन किया, इतना उन्नयन किया कि उनकी उस भाषा की प्रांजलता को देख करके, उनकी उस कठोर सच्चाई को देख करके सरकार ने तालाबंदी कर दी। क्या बात, स्वदेश में ताले लगाती है। मामा जी की गिरफ्तारी हुई और मामा जी की गिरफ्तारी के समय जब गिरफ्तारी हुई तो मामा जी को ले जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर के कहा कि देखो मैं आज संपादकीय नहीं लिख पाया हूँ, सत्तन जी की कविता आई है आज, ये वो संपादकीय क्या डालते हैं। क्या क्या बात है। वो कविता कांग्रेस के खिलाफ थी जी, छप गई वो, उसका खूब रिस्पांस मिला उस कविता पर। मैं कुश्तियाँ लड़ता था जी, बाना बनेटियाँ घुमाता था जी, उसमें कई पुरस्कार मिले जी, अनेकानेक पुरस्कारों से मुझे लाभान्वित किया। दंगल में भी मुझे पुरस्कार मिले। आपकी खास कुश्तियाँ कौन कौन सी, अगर पहलवानी की बात की जाए, क्योंकि आप काफ़ी पहलवानी को, कुश्ती को लाल मिट्टी के लाल कहलाएंगे सत्यनारायण सत्यन जी। देखिए, लाल मिट्टी में लौटने वालों के दर्शन को समझना पड़ेगा। सही बात, कुश्ती क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। कुश्ती क्या है? जी कुश्ती शब्द कैसे लिखा जाता है? जी एक खंबा है, जी, एक खंबा है, उस पे एक इधर लपट रहा है, एक इधर से निकल रहा है, फिर नीचे से एक निकल रहा है। का में कू लगा हुआ है। का में तो एक, जब का लिखेंगे तो एक इधर से लिपटा है, एक तो मलखंभ है, खड़ा हुआ खंबा है, उस पे एक जवान इधर से लपटा हुआ है, दूसरा जवान इधर से निपट रहा है और तीसरा उसके नीचे से निकल रहा है। फिर चौथा, जब शाह लिखा गया अपन तो शाह 3 जगह से मुड़ा हुआ है और फिर उस शाह में एक ता मिला हुआ है, ता भी मुड़ा हुआ है और उसके एक डंडा खड़ा हुआ है और फिर उसके ऊपर भी एक मात्रा निकल करके उसके पीछे जा रही है। तो जो लिपटवा शब्द निकलता है, जिस तरीके से कुश्ती शब्द लिखा जाता है, ठीक उसी तरीके से कुश्ती लड़ी जाती है। क्या बात है। कुश्ती का शाब्दिक अर्थ सही मायनों में, हाँ, कुश्ती शब्द जिस तरीके से हम हिंदी में लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से पहलवान कुश्ती को अंजाम देते हैं, उसी तरीके से लड़ते हैं। कुश्ती में लचक का बड़ा महत्व होता है। इधर से घूम के निकल जाए, उधर से घिस्सा मार के निकल जाए, इधर से टांग मारे, उधर से बनेटी घुमाए, ये सारी की सारी जो क्रियाएं कुश्ती सिखाती है। और कुश्ती का दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन क्या है? आखिर कुश्ती है क्या? कोई ये कोई दादागिरी का माध्यम थोड़ी है। लोगों ने कुश्ती में पहलवान शब्द को बदनाम करके रख दिया। पहलवान क्या होता है? शब्द की दृष्टि से आप देखो तो पहलवान होता क्या है? पहल क्या है? शुरुआत, पहल शुरुआत है, पहल शुरुआत, और वान धारण करने वाला। पहल युक्ति है। पहल क्या है? युक्ति है। और उसको जो धारण करे, जो युक्ति युक्त हो, बिल्कुल, वो पहलवान है। क्या बात है। क्योंकि उसे अपनी युक्तियों के माध्यम से सामने वाले को पराजित करना है। और सामने वाले को पराजित करना है तो वो उसकी पहल पर ही पराजित होगा, उसकी युक्ति पर ही पराजित होगा। और जो पराजित होगा वो क्या होगा? जब वो पराजित होगा तो वो यूं होगा, चित होगा, चारों कोने चित्त पड़ा होगा और आसमान देख रहा होगा। बिल्कुल सही कहा है। और जो जीता होगा वो उसके सीने पर बैठा होगा और वो जमीन देख रहा होगा। तो कुश्ती क्या सिखाती है? कुश्ती का दर्शन ये है कि जो विनम्रता को धारण करता है, जो जमीन देख करके चलता है, वो विजेता होता है। और जो आसमान देख करके चलता है, जो घमंड की धारणा लेकर के चलता है, वो घमंड की धारणा करने वाले को पराजय मिलती है। विजय विनम्रता का, हाँ, विद्या ददाति विनयम। मल्ल विद्या वो विद्या है जो विनय को सिखाती। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम। तो उसको उस विनय से पात्रता आती है। क्योंकि गुरु जो है, गुरु धोबी, शिष्य का पड़ा। गुरु तो धोबी है, शिष्य कपड़ा है, साबुन सर्जनहार। और सृजता कौन है? वो साबुन है। सूरत शिला पर धोइया, स्वरिति की शिला पर रख करके गुरु अपने शिष्य रूपी कपड़े को धोता है और निक्ष्या मेल अपार, फिर उसके मेल को निकाल के पाक साफ स्वच्छ करके सुखा देता है। मिट्टी उसी बात की है। भारतीय कुश्ती की ये विशेषता है कि उसमें 5 तत्व काम करते हैं।
आपने कुश्ती की बात करी मुझसे, तो मेरे पिताजी बहुत अच्छे पहलवान थे और मुझे संस्कार में कुश्ती मिल गई। तो संस्कार में कुश्ती मिली तो उन्होंने क्या समझाया मुझे कि बेटा क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्या बात। क्षिति पृथ्वी, जल वाटर पानी, पावक अग्नि, गगन आसमान और समीर वायु, ये 5 तत्व हैं, इससे मनुष्य की काया बनी है। जो आदमी कुश्ती लड़ता है, मिट्टी के अखाड़े में कुश्ती लड़ता है, वो इस बात की घोषणा करता है कि ये सारा का सारा जो दृश्य जगत है ये मिट्टी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। अखाड़ा ये समझाता है हमको। बिल्कुल। आप बड़े बड़े पहलवानों के इंटरव्यू ले लेना, वो केवल बात कुश्ती की करेंगे, दाव पेच की करेंगे, वो ये नहीं समझाएंगे कि कुश्ती का दर्शन क्या है भारतवर्ष का। बिल्कुल सत्य कहा आपने। है कुश्ती का भारतवर्ष का दर्शन क्या है कि ये सारी काया मिट्टी की बनी हुई है। आजकल गद्दों पर कुश्ती होती है, गधेलों पर कुश्ती होती है। उन गधेलों की कुश्ती और मिट्टी की कुश्ती में क्या अंतर है, इसको समझने की आवश्यकता हमें महसूस होती है। कुश्ती कब खेली जाती है, जब कुश्ती लड़ी जाती है। बिल्कुल। जब कुश्ती लड़ी जाती है तो मिट्टी के अखाड़े में लड़ी जाती है। जब मिट्टी के अखाड़े में आती है तो क्षिति पृथ्वी पे तो हो ही रही है। बिल्कुल। अब जल, जब वो कुश्ती अपने जोर आजमाइश के साथ में अपनी संपूर्णता पर आती है तो गर्म होती है, तो शरीर से पसीना निकलता, क्षिति के साथ में जल। क्या बात है, अद्भुत। और जब धम्मन चलने लग जाए, सांस चलने लग जाए तो वायु। ओह, शरीर गर्म हो जाए तो पावक। क्या बात है। और जब वह आदमी पर जय पराजय का भाव धारण कर ले तो वो गगन। क्या बात है। तो ये 5 तत्व मिट्टी के अखाड़े में परिलक्षित होते हुए दिखाई पड़ते हैं हमको। और जब शरीर से मिट्टी चिपक जाती है, पसीना निकलता है, शरीर में मिट्टी चिपक जाती है, तो मिट्टी को और सख्त करती है, शरीर को बजरंग करती है। जब बजरंग बली की जय बोली जाती है, मिट्टी में लौटने वाला जो पहलवान होता है वही मिट्टी के आकार से अपने आकार को सुदृढ़, सुपुष्ट और उपजाऊ बना लेता है। क्या बात है। ये पहलवानी का दर्शन है, पहलवानी ये का दर्शन। कुश्ती का दर्शन है, ये मल्ल विद्या का दर्शन है, ये हमारे गुरुओं की परंपराएं हैं। मेरे गुरु, मेरे पिताश्री, मेरी माताश्री जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनके भी गुरु वही थे। उन्हीं के पास में जा कर के मैंने वो सीखा। वो तो थे नहीं, लेकिन उनके जो शिष्य थे उनसे मुझे सीखने का अवसर मिला। मैं प्रणाम करता हूँ उन गुरुओं को जिन्होंने ये दर्शन दिया मुझे। ये दर्शन मेरे पिताश्री के माध्यम से मुझ तक आया। उन्होंने समझाया कि बेटा 5 तत्वों की सार्थकता, क्या अगर तुझे प्राप्त करना है तो मिट्टी में लौट। या आखिरी में आदमी को मिट्टी ही होना है, इसलिए मिट्टी में खेला हुआ मिट्टी में जाते समय अपने आप को किसी भी प्रकार की असुविधा का अनुभव नहीं करता। वह बहुत शांत भाव से, जैसे किसी हाथी के सिर से पर रखी हुई फूलों की माला गिर जाए। जी। किसी हाथी के मस्तक पर रखी हुई फूलों की माला गिर जाए तो उसे पता ही नहीं लगता, उसको वजन लगता है क्या फूलों की माला का। तो जिस तरीके से प्राणांत का समय आता है तो प्राण ऐसे ही निकल जाते हैं जैसे हाथी के सिर से माला निकल गई। वाकई गुरु, आप वाकई कुश्ती को जितना जीते हैं और जिस तरह से आपने शब्दों में पिरो के पिता को याद करते हुए जो उनसे मिले सीख। माता है मेरी श्री जी, और पिता है शब्द ओम। क्या बात। माता है मेरी श्री जी, और पिता है शब्द ओम। सेवा में उनकी हाजिर इस बालक का रोम रोम। क्या बात है। सर्वस्व मैं हूं उनका, वो धर्मात्मा मेरे, मैं आत्मा हूं उनकी, वो परमात्मा मेरे। क्या बात। ये भाव रख करके अगर बेटा अपने माता पिता की आराधना करे तो संसार में कोर्ट कचहरी में चलने वाले मुकदमे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और एक बार पुनः राम राज्य आ जाएगा। जी पर ऐसा होता नहीं। जी, अब कुश्ती के बजाय को दंगल के में मिट्टी के बजाय गधेलों पे कुश्ती हो गई। हाथ नहीं चढ़ाएगा, हिस्सा नहीं खींचेगा, जांघिए में हाथ नहीं डालेगा। वो परंपराएं थी वो नष्ट हो गई। नए नए नियम हो गए। कुश्ती को, मल्ल युद्ध को
क्रीड़ा में निरूपित कर दिया, क्रीड़ा में निरूपित करके खेल में रख दिया, खेल में रखने के पश्चात उसका टाइम निर्धारित कर दिया कि 5 मिनट का राउंड होगा, 3 मिनट का राउंड होगा। यहाँ 1.5 2 घंटे 2.5 घंटे की आबाद कुश्ती बिना ब्रेक के होती थी। बिल्कुल। आपने कितने दंगल खेले? खूब। आपके ज़माने में खूब बड़ी बड़ी कुश्तियाँ होती थी, और मैंने तो सुना है कि जितना क्रिकेट का रोमांच हुआ करता है आज के दौर में, ये तो बाद में क्रिकेट का जो रोमांच था इंदौर में, वो होलकर टीम के माध्यम से प्रकट हुआ जी। और ये जो यहाँ पर खेल होते थे मल्हार आश्रम में नहीं, वो जो ग्राउंड था चिमनबाग ग्राउंड में तो बच्चे खेलते थे, लेकिन क्रिकेट के जो मैच होते थे वो उस क्रिकेट के मैच में जिम खाने के जो लोग खेलते थे, जगदाले साहब खेलते थे, सरवटे साहब खेलते थे, भाया जी खेलते थे। उस जमाने पर महाराज यशवंत राव खुद क्रिकेट के बड़े प्रेमी थे और वो क्रिकेट खेला करते थे। यहाँ पर फिर धीरे धीरे आज़ादी के पश्चात जो सरकारी स्कूलों में भी साधन तो कम थे, लेकिन वहाँ बैट बल्ले तो आ ही गए थे। वहाँ पर भी ये सारी की सारी वॉलीबॉल, फुटबॉल और ये क्रिकेट इत्यादि खेलों की व्यवस्था की गई और वहीं से खेलना शुरू किया। तो क्रिकेट के प्रति अभिरुचि जगाने का काम जो है होलकर टीम के माध्यम से हुआ। यहाँ पर खेलने वाले लोगों में जो कप्तान मुश्ताक अली थे सेम, और सबसे बड़े तो वो थे जिन्होंने इस शहर को क्रिकेट का सरताज बना करके रख दिया। आज तक जिनका नाम लिया जाता है वो कप्तान CK नायडू। क्या बात है, जिनके नाम से। हाँ, उसके बाद खेलने वालों की लिस्ट में अगर कोई नाम आया तो वो हमारे छावनी वाले मुश्ताक अली साहब का नाम आया। मुश्ताक अली साहब की अदाओं पर फिदा थे इंदौर के दर्शक, और इंदौर के क्या जो भी दर्शक उनको देखता था उनको देख करके मोहित हो जाता था कि क्या बेहतरीन तरीके से वो क्रिकेट को अंजाम दिया करते थे। आज क्रिकेट की दुनिया अलग है, कुश्ती की दुनिया अलग है। अब तो कुश्ती में है हमारी बेटियां भी जोहर दिखा रही हैं, बिल्कुल, जबकि बेटे जो है बेटियों की तरह श्रृंगार करने में जुटे हुए हैं और बेटियां जो हैं वो दंगल के मैदान में खड़े होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं गोल्ड लाने का बेटियां कर रही हैं। निस्संदेह। जी, आप राजनीति में काफ़ी आपने काम किया शुरुआती दिनों में। किन नेताओं से प्रभावित रहे आपको? देश के बड़े लीडर, क्योंकि आपके समकालीन लीडर का काफ़ी प्रेम मिला। देखिए जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया। बिल्कुल, जनसंघ के ज़माने से मैं उसी पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैंने पहला चुनाव अपने 13-14 साल की उम्र में लड़ा मतलब पार्टिसिपेट किया, उसमें कार्यकर्ता की हैसियत से लड़ा। तब स्वर्गीय वैद्यराज राम नारायण जी शास्त्री जी, नाम सुना होगा आपने जी। इस शहर में डॉक्टर मुखर्जी और शास्त्री जी पैरेलल माने जाते थे। आयुर्वेद की दृष्टि से राम नारायण जी शास्त्री और एलोपैथी के माध्यम से संतोष कुमार जी कावत के रूप में उनका याद किया जाता, वो उनको याद किया जाता है डॉक्टर मुखर्जी को। तो वो संघ के थे, अच्छा, कार्यवाह थे जी। वो यहाँ से पार्षद का चुनाव लड़े मेरे मोहल्ले से। क्या बात, 1952-53 में जी। उस समय मैं 13-14 साल का बालक था। तब मैंने पर्चियाँ बांटने से अपने राजनीतिक कार्य की शुरुआत की। यहाँ पर पर्चियाँ बांटी तो ये नहीं मालूम था कि चुनाव क्या होता है, राजनीति क्या होती है, जनसंघ क्या है, कांग्रेस क्या है, कुछ नहीं जानते थे हैं। लेकिन वो उस काम को पर्चियाँ बांटना है, अपने को ये लिखना है, तो चिट्ठियाँ लिखी भी बांटी भी। उसमें कटु अनुभव हुए। कुछ इलाकों में हमको बहुत भयंकर रूप से उन्होंने अपमानित भी किया, लांछित भी किया, भगाया भगुया भी करी जी। लेकिन हम अपने अपने सिद्धांत पे लड़ रहे। माननीय वैद्यराज राम नारायण जी शास्त्री पहले आदमी थे जो यहाँ से जीत करके पार्षद बने। शुरुआत हो गई राजनीति की। संघ शाखा में जाना, ये सब कामकाज चलता ही रहा जी। आपने काव्य के माध्यम से अपनी मौजूदगी पूरे राष्ट्र भर में दर्ज कराई।
किस तरह लेते हैं अपने जीवन के इस सफलतापूर्ण काव्य जगत के इतिहास को? देखिए, काव्य जगत का जो इतिहास है वो अभी कंप्लीट नहीं है जी कवि पैदा हो रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। कवि पैदा हो रहे जी। हैं, और जब कवि पैदा हो रहे हैं तो काव्य जगत में उन्नयन का स्वर तो निकल करके ही आएगा। बिल्कुल सही। निराला ने ये अपेक्षा की थी कि नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ जाऊ नव जलद मंद्र रहो नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे। वीणा वादिनी माता सरस्वती से वरदान मांगते हुए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ रचना की कामना की थी जी। हर कवि अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना की कामना करता है। मेरे जीवन में कविता का प्रादुर्भाव तो शुक्र संभूति हुआ मेरे पिताजी के माध्यम से, और मैं छठी क्लास में था तब से कविता लिखता हूँ। बिल्कुल। एक दिन अपने मेरे गुरु कवि काव्य गुरु भी रहे मेरा सुदामा नगर के निर्माता अच्छा। पंडित राम स्वरूप शुक्ल दयाल, वो मेरे काव्य गुरु दयाल गुरु हैं। उनकी वंदना भी लिखी है मैंने अपने काव्य में। क्या बात है। तो वो पढ़ा रहे जी। मैं कक्षा में बैठा और मेरे दिमाग में एक कविता की पंक्ति आ गई, तो मैंने वो पंक्तियाँ लिखना शुरू कर दी और वो पढ़ाते रहे। वो एक अपठित पद्य पढ़ा रहे थे, वो अपठित पद्य मैं पढ़ चुका था, मैं इतर साहित्य में पढ़ चुका था, वो पढ़ा रहे, मैं बैठा हुआ और अपनी एक कविता लिख रहा। उन्होंने देखा कि सब तो बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, ये बोर्ड की तरफ देख ही नहीं रहा है, अपनी धुन में बैठा हुआ। तो वो आए, उन्होंने उठा करके बूझा न था एक तमाचा मेरे गुरु का दायित्व पूर्ण कर दिया। एक तमाचा मेरे गाल पर लगाया और बोले, क्या करता है तू, क्या समझता है तू, क्या कर रहा है ये, और कापी छीन ली। और कापी छीन करके जो देखा उसमें तो भावुक हो गए। क्या वो खुद कवि थे जी। भावुक हो गए। थोड़ी देर में उनके आंसू आ गए। अरे बोले, यार मैंने तो सरस्वती पुत्र को मार दिया यार, हैं मैं तो तुझे पुरानी कविता पढ़ा रहा हूँ और तू नई कविता के सृजन में लगा हुआ है, और मैं ये तो मेरे से अन्याय हो गया बड़ा। अरे मैंने, नहीं गुरुजी आपने, और बोले तूने इसको क्यों नहीं ये क्यों नहीं पढ़ रहा? तो मैंने कहा ये पद मैंने पढ़ा है, देव कवि का पद है ये, और मुझे ये याद है। बोले बता से याद है? तो फिर मैंने वो पद उनको सुनाया। रावरो रूप रहो भई नैन बैननी केव रस सो श्रुति सानो गात में निरखत गात तिहारो ही बात तिहारी ओ बात बखानो ऊधो हा हरि सो कहियो तुम हो नहीं यहाँ यह हो नहीं मानो या तन ते बिछुरे तो कहा मन ते अन ते जो बसो तो मैं जानो। अरे बोले, वारो बेटा तूने तो मैंने क्या वे अपनी कविता को इसी भावभूमि से उठा करके लिया यार। क्या बात है। उसके बाद वो मेरे पक्के गुरु हो गए। पक्के गुरु हो गए। हाँ। बहुत सुंदर। और उन्होंने मेरी रचनाओं को सुनना संवारना पसंद किया। जीवन में एक बार इस्लाह दी उन्होंने, लेकिन मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला। गुरुजी, आपका जीवन जो है मुझे व्यक्तिगत रूप से खूब रोमांचित करता है, काफ़ी अद्भुत है। आपने जिस विधा में भी अपने आप को ढाला, यूँ कहे कि पूर्ण रूप से पारंगत पाया। आखिर ये मूल मंत्र कहाँ से मिला? क्योंकि बहुत सारे लोग माता पिता से संस्कार तो मिलते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने 100% किया, हर सब्जेक्ट को 100% दिया। कहानी पढ़ी जी, भूल गए। किसी भी कार्य को करने के लिए आपके लिए एकलव्यता जी अत्यंत आवश्यक होती है। बिल्कुल सही कहा। अगर आप अपने किसी कार्य को यथोचित रूप से समग्र अंजाम देना चाहते हैं तो आपको पेड़ नहीं दिखेगा जी, डगाल नहीं दिखेगी, घोंसला नहीं दिखेगा, पक्षी नहीं दिखेगा, दिखेगी केवल उसकी आँख। जो लोग अपने निशान, अपने लक्ष्य पर ध्यान रख करके अपने आचरण को निर्धारित करते हैं, वो निस्संदेह अपनी गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। मेरा ध्यान कविता के संदर्भ में, मैं भगवान श्री राम चरणारविंद में बैठ करके बाबा तुलसीदास के काव्य से प्रभावित होने वाला उनका एक लघुत्तम छात्र हूँ।
संसार के कवियों में मैं अगर किसी को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, दुनिया किसी के भी बारे में कहती रहे, लेकिन मेरा ये कहना है कि संसार में तुलसी के बराबर कोई कवि नहीं हुआ। जी। किसी की माँ ने ऐसी औलाद पैदा नहीं करी, ऐसी संतान पैदा नहीं करी जिसकी कविता 24 घंटे गाई जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर, अद्भुत। संसार में बड़े बड़े कवि हुए, महाकवि कालिदास भी हुए, वररुचि भी हुए, अनेकानेक हुए, उधर रूस कितने नाम गिरा, शेक्सपियर वगैरह दुनिया भर के नाम लिए जाते हैं, अन्य जगत में, इधर उर्दू जगत में लिए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो 24 घंटे कविता एक ही कवि की कविता गाई जाती हो। एक अकेला गुसाई तुलसीदास ऐसा कवि हुआ संपूर्ण विश्व में जिसकी कविता 24 घंटे गाई जाती है, और 24 घंटे गाई जाने वाली कविता की फलश्रुति भी होती है। और उसकी उन कविताओं की सबसे बड़ी बात यह है कि तेरे दुख कट जाएंगे, तुझे सुख मिल जाएगा, तेरा विवाह हो जाएगा, तेरी संस्कृति सुधर जाएगी अगर जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि सा की गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि केरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तहे संकट हरन मंगल मूल, छूटे बंदी महासुख होई। तो तुलसीदास की कविता में कविता ही नहीं, फलश्रुति भी है, बिल्कुल, आराधना भी है, भक्ति भी है, साधना भी है, समाज भी है, न्याय भी है और आत्मबल भी है, और उसको प्राप्त करने के साधनों की भी गणना की गई है। उन्होंने अपने आप को चातक वृत्ति, तुलसीदास चातक वृत्ति के कवि थे। बिल्कुल। चातक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो एक नक्षत्र विशेष में, स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले जल को ही अपनी चोंच में ग्रहण करता है। चाहे फिर उसे गंगा में भी फेंक दो तो उसकी चोंच ऊंची रहेगी, वो गंगा जल भी नहीं पिएगा। कैसा ही अमृत तुल्य जल उसको परस दो वो नहीं पिएगा। केवल स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले जल का सेवन ही उसके द्वारा किया जाए। गुरुजी, आपका एक सामाजिक सरोकार भी खूब जीवटता के साथ देखा जाता है। खास तौर से आप जो हमारे लोग हैं, हमारे सामाजिक लोग हैं, उनको हमेशा समय समय पे कुछ ना कुछ अपने वाक्य पटुता के माध्यम से या फिर अपने संदेशों के माध्यम से जोड़ने का कार्य करते हैं। कितने बरस पहले आप सामाजिक गतिविधियों में जुड़े और किस तरह के समाज को नए और पुराने स्वरूप में बांधने की कोशिश आपके द्वारा की गई? मैं 1961 में जी महाराजा शिवाजी राव स्कूल जी का छात्र था जी। और वो महाराजा शिवाजी राव स्कूल का छात्र रह करके मैंने विद्यार्थी परिषद के माध्यम से वहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और अपनी पूरी टीम लेकर के विजेता हुआ है। और उस जमाने में कोई खर्चा वर्चा नहीं लगता था, केवल आपकी वाक्पटुता और आपका संपर्क ही काम आता था। और छात्रों के बीच में जो प्रामाणिकता थी, हमारे यहाँ पर मराठी के छात्र ज़्यादा होते थे उस जमाने में, लेकिन चौतरफा के लोग आते थे। ये सरकारी, ये 1960 की बात है। भारतवर्ष को आज़ाद हुए कितने समय हुआ था? 7 दशक। 12 जी हाँ, उस समय 13-12-14 साल हुए थे। बिल्कुल है। 47 में देश आज़ाद हुआ जी है। 3 बरस बाद 50 हो गया, 10 में 60 बरस में, तो 13-14 साल की स्थिति में मैं वहाँ पे अध्यक्ष हो गया। और विद्यार्थी परिषद भी बनी थी 2 बरस पहले। क्या बात है, खूब नवाचार हो रहे थे। तो हाँ, तो उसमें मुझे वो सफलता मिली। बहुत पीठ वीठ ठोकी मेरी लोगों ने कि ठीक बेटा अच्छा काम करा जी। तो सामाजिक सरोकार से जुड़ गया मैं। फिर उसके बाद संघ में जाने आने का कारण होता था, तो सुखी दुखी लोगों की सेवा करना, अपने साथियों के साथ में जुटना बैठना, सामाजिक गतिविधियों में जाना लेना, वो करते रहे। जब आपातकाल लगा तो उस समय गहन सेवाएं करने का अवसर माला मामा माणिक चंद जी वाजपेयी के साथ। और वो ये जो मानव है जी, उनके पिताश्री राधा कृष्ण मंदिर में वो थे ना जी, उन्होंने बहुत सेवाएं की जी। तो उनसे जुड़ा रहा मैं। तो बहुत सारे लोगों से जुड़ने का अवसर आया और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। मामा माणिकचंद वाजपेयी जी ने उस आपातकाल में ऐसे ऐसे लोगों को के घर बताए जिनको
खाने पीने की काफी सुविधा नहीं थी, जेल में पड़े थे, उनके बच्चे अनाथ हो रहे थे, तो कहीं पर अन्न, कहीं पे कपड़ा, कहीं पर आर्थिक मदद, ऐसे करने वाले लोग भी बहुत सारे। बिल्कुल सही कहा। और कहने कि समाज को चुनौतियों के वक्त यदि आप जैसी शख्सियत खड़ी हो जाए, आप जैसा महारथी खड़ी हो जाए, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपका काव्य जो है, आपका लेखन जो है, आपकी कविताएं जो है, एक तटस्थ भाव के साथ देखी जाती है, बिल्कुल स्पष्टवादिता के साथ में हर समसामयिक विषय पर आप खूब सुंदर लेखन कार्य करते हैं और वो चर्चाओं में आ जाता है, और इतनी चर्चाओं में आ जाता है कि लाखों लाख लोग उसे पढ़ के आपके पीछे अदृश्य रूप से खड़े दिखाई देते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या कहेंगे? काव्य का धर्म ही यथार्थ को निश्चित करना है, बिल्कुल सही कहा। आदर्श को चित्रित करना है, बिल्कुल। और विकृति के संहार की प्रेरणा देना है जी। हमारे देश का सत्यमेव जयते मोटो इसी तरीके से आज़ाद हुआ है, और इसी तरीके से देश आज़ाद हुआ। सत्यमेव जयते, अंत तो गत्वा पराजित झूठ की ही होती है, पराजय झूठ को ही मिलती है, और जब झूठ को पराजय मिलती है तो सत्य की विजय तो सुनिश्चित ही होती है, और जब सत्य की विजय सुनिश्चित होती है तो हम अपने उस कार्य में अगर जबरन के लिए इधर उधर को ढूंढने के बजाय उस सत्य पर ही क्यों नहीं आधारित हो जाए? अगर एक बार 100 बार झूठ बोलोगे तो पकड़ में आ ही जाओगे ना, आदमी आ ही जाता है ना पकड़ में। तो ठीक उसी तरीके से इस कार्य को करने में सुख मिलता है। जी। किया, लोगों को कुछ को बुरा भी लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं सत्य बोलता हूँ तो सबको अच्छा लगता है। जिनके उसमें वो बोला गया है उनमें से कुछ लोग क्षुधित भी होते हैं। मेरे दुश्मनों की भी संख्या कम थोड़ी है, बिल्कुल कारण है। नहीं, मैंने आज तक किसी से दुश्मनी नहीं पाली। मैं भारतीय जनता पार्टी में गया तो कोई कामना नहीं है, मेरी एक अर्जी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में आज तक कि मुझे ये दे दो या ये दे दो या ये बना दो, या किसी नेता की परिक्रमा नहीं है। मैं एक ही आदमी से प्रभावित हुआ और वो अटल बिहारी वाजपेयी। उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को मैंने स्वीकार किया। वैसे बहुत सारे आदरणीय पुरुषों की श्रृंखला है भारतीय जनता पार्टी के पास में जिनका चरित्र अनुकरणीय है, और उन अनुकरणीय लोगों के बीच में रह करके मैंने अपनी आधारशिला को मजबूत किया। बिल्कुल नहीं विचलित हुआ कभी जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं 4 चुनाव लड़ा भैया जी। इंदौर शहर के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के या शहर के कोई भी व्यापारी, कोई भी अच्छा सा उद्योगपति, ठेकेदार, मित्र, बंधु किसी के दरवाजे पे पैसे मांगने नहीं गया। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे तो एक उद्देश्य विशेष के लिए चुनाव लड़ना था। जिन लोगों को प्रेम था वो खुद ही दे गए। मेरा चुनाव संचालन करते थे उनके लिए गोकुलदास जी भूतड़ा बैठते थे, और स्वर्गीय दोनों ही आप स्वर्गीय हो गए हैं उत्सव चंद जी पोरवाल बैठते थे, लालचंद जी मित्तल जो है मदद किया करते थे, हमारे माननीय राजेंद्र जी धारकर, धर्म साहब, ये लोग ऐसे वक्त थे जो ध्यान रखते थे। उन्होंने कहा तो शपथ जनसंपर्क, क्योंकि जब मैं राजनीति में आया था और जब मैं चुनाव लड़ा था इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र क्रमांक 1 से, तब भारतीय जनसंघ को इस क्षेत्र से 7,500 वोट मिलते थे टोटल। उस समय 7,000 वोट मिलते थे जब मुझे चुनाव लड़ने का आदेश मिला। मैं चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ तो अटल जी ने मुझसे कहा कि तुमको चुनाव लड़ना है, नौकरी छोड़ना है। मैंने कहा नौकरी छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या है, हम तो साधारणतः मास्टर हूँ मैं। बोले नहीं, कुछ भी हो नौकरी छोड़ना है और चुनाव लड़ना है। सबकी ऐसी इच्छा, सबने एक ही नाम प्रपोज करा। मैं ठीक है, छोड़ दी नौकरी, चुनाव लड़े। बोले, मैंने कहा महाराज 7,000 वोट मिलते हैं, तो बोले उस पर कितनी 7 शून्य और चढ़ा सकते हो? क्या बात है। अटल जी ने ये कहा कि उस पर कितनी शून्य चढ़ा सकते हो जी। ठीक है, प्रयत्न करेंगे, चुनाव लड़े। जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो 7,000 वोट मिलते थे भारतीय जनता पार्टी को, जनसंघ को, भारतीय जनता पार्टी को है। जब पहला चुनाव लड़ा तो 36,700 के करीब वोटों की संख्या आई। 6 गुना वोट बढ़ गए। हाँ, तो वो वोट बढ़े। लोगों ने यही कहा कि चलो हम हार जरूर गए, 4,000 से हारा में जी, लेकिन वोट प्रतिशत कितना बढ़ गया? लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ गया। 1-1.5 महीने पश्चात वो जीता हुआ जो विधायक था जी, उसकी डेथ हो गई। अच्छा, फिर चुनाव हुआ, उपचुनाव, और मैं जितने से हारा था उतने से जीत गया।
क्या बात है। राजनीति में भाग्य का कुछ रोल होता है? भाग्य का क्या रोल होता है? उसमें कर्म का ही रोल होता है। भाग्य के लिए तो जो भाग्य के भरोसे बैठा रहे तो आदमी का काम चलता है क्या? बिल्कुल सही। हाथ पाँव तो हिलाने ही पड़ते हैं। कर्म तो करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर लेगा तो फल तो मिलना ही है। तो उस फल की आकांक्षा से कर्म कर रहा है तो दूषित हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो मैंने कोई फल की वही परिणाम है। या लोग मरे जा रहे हैं, मेरे को ये टिकट दे दो, मेरे को ये टिकट दे दो, ये पार्टी बदल रहे हैं, इस पार्टी से कूद गए, उस पार्टी में चले गए, यहाँ से आ गए, उधर चले गए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल सही कहा। है? मैं ना कभी मांगा, एक अर्जी नहीं दी मैंने आज तक कि मुझे ये चाहिए। भाई संगठन सर्वोपरि होता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंघ से जला हुआ दीपक था, वो दीपक किसान के रूप में आया, हलधर किसान के रूप में आया, और हलधर किसान के रूप के पश्चात वो कमल हो गया। तो दीपक की रोशनी सूर्य नारायण हो गई, और सूर्य नारायण हो गई इसलिए वो कमल खिल गया। क्योंकि सूर्य की रश्मियों से ही कमल का सीधा संबंध होता है। तो कार्यकर्ता रूपी जो रश्मियां हैं वो इस कमल को खिलाने में कामयाब हुई। बिल्कुल सही। और इसको कामयाब होते होते आज ये प्रदूषण आ गया राजनीति का, कि लोग अपने घर छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं, केवल सत्ता के व्यामोह में भाग रहे हैं। ये दिन भी मुझे देखने को मिले। विचार करनी ये प्रसंग होता है, पर क्या करें, राजनीति के तेवर ही बदलते चले जाते। बिल्कुल सही कहा। गुरुजी, आपका जीवन जो है अहंकार विहीन कहा जा सकता है। आप एक असाधारण व्यक्तित्व, धनी के बतौर कहीं ना कहीं माइलिया की नगरी के एक धरोहर के रूप में मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको, मानता भी हूँ। क्या कहना चाहेंगे, कितना सार्थक है अपना राजनीतिक काव्य के क्षेत्र का जीवन, खेलों की दुनिया का जीवन? और एक अंतिम प्रश्न के रूप में ये भी जोड़ना चाहेंगे कि आज भी अपने आप को आप सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं और पूरी जीवटता के साथ समाज को संदेश दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप बाल कृष्ण हो जी। अब बाल कृष्ण यशोदा माता के लिए तो पुत्री है। बिल्कुल सही कहा। नंद बाबा के तो पुत्री हैं जी। गोकुल के ग्वाल बालों के तो वो इष्ट मित्र हैं। बिल्कुल। गोपिकाओं के वो सखा सहेली हैं। मैं इसी शहर में पैदा हुआ, अपने ही लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरे पास अगर जो भी कुछ है तो वो संगति का ही प्रताप है। उसी क्यारी में मेरी खिलन है, उसी क्यारी में चुभन है, उसी क्यारी में महक है। वो महक दूसरों के लिए, मेरे अपने लिए थोड़ी है। मैं अपनी महक से खुद ही गुंजित होने लग जाऊँ, अगर अपनी महक को खुद ही बखान तक फिरूँ तो उस महक को कौन महक स्वीकार करेगा? लोग तो उसे महक के बजाय बहक करेंगे। क्या बात कि ये बहक रहा है, बहक रहा है। क्योंकि जो प्रमादग्रस्त लोग हो जाते हैं, जो आत्म प्रशंसी लोग हो जाते हैं, जो ये कहते हैं मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने तूने ये क्या करा। ये प्रकृति ने तुझे जो वरदान दिया, जो अवसर दिए, उस अवसर का निर्वहन करते हुए तूने अपनी संपूर्ण सजगता का ध्यान रखते हुए अपने कर्म को पूर्ण रूपित अंजाम दिया। बिल्कुल सही कहा। अब उसमें किस बात का गर्व करूँगा, किस बात का गर्व करेगा? मैं यहाँ पर विधायक रहा, मैंने देखा कई बार मैं यहाँ की समस्याओं को लेकर के अर्जुन सिंह जी के पास गया। उन्होंने कहा करे तो आइए, वहाँ पे 2-4 लोग और भी बैठे थे, तो मैं अपनी समस्याएं लेकर के गया। नहीं, बाल कृष्ण जी आपसे सही कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि आइए, ही मिस्टर सत्तन। ओके। अर्जुन सिंह जी परिचय करा रहे हैं मेरा उनके साथियों से जो वहाँ पर बैठे, बोले ही इज मिस्टर सत्तन। क्या बात है। गुड मैन एंड बैड पार्टी। ओके। अरे मैंने कहा महाराज जी रहना तो, उन्होंने यहाँ तक कहा मेरे से कि इधर आ जा। मैंने ये कभी संभव नहीं हो सकता। एक वचन उत्तम पुरुष। क्या बात है। व्याकरण की दृष्टि से भी जी, व्याकरण क्या कहता है कि एक वचन उत्तम पुरुष। क्या बात है। व्याकरण कहता है ना कि एक वचन उत्तम पुरुष, और जीवन क्या कहता है कि जो एक वचन वही उत्तम पुरुष, जिसकी बात का भरोसा नहीं, जो एक वचन बोले वही उत्तम पुरुष होता है। तो चारित्रिक दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से भी अपने आप को व्यवस्थित रखना, आत्म प्रशंसा से निरीह रखना, ये रामचरितमानस की देन है, मेरे पिता के संस्कारों की देन है, मेरे परिवार के संस्कारों की देन है। अहम किस बात का? उन्होंने तो यही समझाया ना कि जो अहम करते थे, रावण सरी के लोगों का अहम नहीं रहा। और अहम जिसके पास होता है,
परमात्मा उसके अहम का भक्षण कर जाते हैं। क्या बात है। ये मुझे संस्कार से सिखाया, संस्कृति ने सिखाया, धर्म ने सिखाया, रामायण ने सिखाया, रामचरितमानस ने सिखाया, महाभारत की कथाओं ने सिखाया कि अहम नहीं होना चाहिए। आत्म क्या है? तू परमात्मा का पुतला है। मैं मट्टी में जोर कसरत करके कुश्ती लड़के यही सीखा कि ये जीवन क्या है? मिट्टी है। मिट्टी है। सारा यश जो है वो केवल कहने के लिए सिर्फ कहानी रह जाती है। बिल्कुल सही। कहने को केवल एक कहानी रह जाती है। बड़े बड़े रथी महारथी हमारे बीच में आए चले गए, आज हम उनका नाम स्मरण नहीं करते हैं। जब जिंदे लोगों का पौरुष मृतकों से गया बीता हो जाता है, तब वो मरे हुए मुर्दे उसे प्रेरणा देने के लिए उदाहरण भर के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। हमें उनसे प्रेरणा लेना पड़ती है कि वो जो यहाँ मौजूद नहीं है, तो आग बनना है तो प्रेरक बन, बिल्कुल उत्प्रेरक बन। अपने आप में तो ये घोषणा करेगा तो बड़े बड़े संतों की दुर्गति देख रहे हैं हम। बिल्कुल सही हैं जिन्होंने अपने आप को मेकअप तो संत का किया और काम जो असंत के किए, तो परिणाम स्वरूप ये है कि उनकी सारी की सारी सिद्धियां चली गई, सारी की सारी प्रसिद्धियां चली गई, और सारे के सारे उनके यश जो थे वो धूल धूसरित हो गए। आखिर धूल का मामला धूल तक ही गया। बिल्कुल सही है। गुरुजी से वाकई चर्चा करो तो इतनी चर्चा करने की इच्छा होती है कि लगातार कहीं ना कहीं आप तो संतत्व को भी प्राप्त हो चुके हैं, शास्त्र संगत अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को पूर्ण रूप से सार्थक कर चुके हैं। कहीं ना कहीं आपका जो कृतज्ञता का भाव है वो भी मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी यूँ कहे कि अद्भुत कर रहा है। एक महारथी बतौर पूरा इंदौर शहर ही नहीं, मालवा और मालवा के साथ साथ प्रदेश और देश भी आपको देखता है। आपको सुनकर आज हम अभिभूत हैं। आपने एक महारथी बतौर द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट में चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हम पर आशीर्वाद बना के रखिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।